Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म को डिस्कस करना है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में एटीपी कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि ये पिछले 2-3 लेक्चर से हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जब भी एटीपी बनता है वो जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए से बनता है उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं केमियोस्मोसिस, तो केमियोस्मोसिस है क्या। बेसिकली जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड आता है तो फौरन जहन में आता है कि ये मूवमेंट हो रही होगी। और वैसे ऑस्मोसिस को तो डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस का यहाँ भी मतलब यही है कि एक चीज़ है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरती हुई जाएगी। लेकिन यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो वाटर की नहीं है या सॉल्वेंट की नहीं है, यहाँ केमिकल्स की है। और वो केमिकल्स किस शक्ल में है? आयंस की शक्ल में। और आमतौर पे वो आयंस प्रोटॉन्स की शक्ल में यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ल में होते हैं। अच्छा, एक और बात, आमतौर पे हाइड्रोजन आयन के लिए हम वर्ड प्रोटॉन भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जितने भी बड़े एलिमेंट होते हैं उनसे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पीछे काफ़ी अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं, काफ़ी अमाउंट के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही प्रोटॉन होते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब ये पॉजिटिव आयन बनता है, तब ये कैटायन बनता है, तो बाकी उसके पास सिर्फ प्रोटॉन रह जाते हैं। तो इस वजह से जब भी हाइड्रोजन आयन के लिए हम प्रोटॉन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। आयन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बाकी सिर्फ क्या रह जाते हैं? प्रोटॉन रह जाते हैं। तो केमियोस्मोसिस में बेसिकली जब हम एटीपी को जनरेट कर रहे होते हैं तो यहाँ आमतौर पे मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है और फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का वर्ड जब भी इस्तेमाल होगा, ग्रेडियंट, तो आपने फौरन याद रखना है जहां भी इस्तेमाल हो, ठीक है, किसी भी शक्ल में इस्तेमाल हो, ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 लेवल, एक तरफ हायर लेवल होगा, एक तरफ लोअर लेवल होगा। जैसे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ प्रेशर का लेवल ज़्यादा है, एक तरफ प्रेशर का लेवल कम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक तरफ कंसंट्रेशन का लेवल ज़्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन का लेवल कम है। इसी तरह डेंसिटी ग्रेडियंट, एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी तरफ डेंसिटी कम है। तो ग्रेडियंट का वर्ड हमेशा इस्तेमाल होता है जब 2 लेवल्स आ रहे हैं, एक हायर लेवल आ जाए, एक लो लेवल आ जाए। उसके बाद जब मूवमेंट होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसका हमेशा मतलब होता है कि हाई से लो की तरफ आ रहा है, डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, हाई से लो की तरफ आ रहा है। तो ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ केमियोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की वजह से आमतौर पे जब भी कोई हायर पोजीशन पे होती है, फिजिक्स का रूल है, जब भी कोई चीज़ हाइट पर होती है उसके अंदर आमतौर पे एनर्जी स्टोर होती है। और किसकी शक्ल में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है। उसके बाद जब चीज नीचे आना शुरू होती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, चीज नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि उस तरफ ज्यादा एनर्जी है, एक तरफ लो कंसंट्रेशन है तो उस तरफ कम एनर्जी है। तो जब हायर कंसंट्रेशन से चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगी। वही एनर्जी फिर सेल मेम्ब्रेन या यहाँ फोटोसिंथेसिस के केस में जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है जिसमें ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का apparatus सारा लगा होता है, तो वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके केमियोस्मोसिस के जरिए से आमतौर पे मैकेनिज्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी बनाने का मैकेनिज्म है, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो।
खास तौर पे इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो केमियोस्मोसिस में ये जो मूवमेंट ऑफ आयन होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें आमतौर पे जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रही है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और थैलाकॉइड में काफ़ी सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा होता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको रिडक्शन हो जाएगी, जिससे निकलेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो वो सारे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो इस्तेमाल होते हैं एटीपी को जनरेट करने के लिए। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये मैंने एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ड्रा की है। अच्छा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये लिपिड बाइलेयर मैंने ड्रा की है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की 2 लेयर्स हमेशा मेम्ब्रेन बनाती है। वैसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो थैलाकॉइड होते कहाँ है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में ये मेम्ब्रेन ग्रेनम की शक्ल में मौजूद होती है। इसको पहले बहुत दफ़ा डिटेल से डिस्कस ये हो चुका है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने ये वाली एक मेम्ब्रेन इसको बड़ा करके दिखाया है। तो ये डबल लेयर मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि आमतौर पे जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड बाइलेयर होती हैं। तो ये आप समझ लें लिपिड बाइलेयर है। उसके बाद ये जो थैलाकॉइड है इसके अंदर की जगह को हम कहते हैं थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन भी कहा जाता है। और इसके बाहर जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ क्या होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो स्ट्रोमा होता है। सबसे पहले इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में वो सारा apparatus लगा हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। अब ये वाला जो सारा apparatus है, चूंकि बुक में इस शक्ल में ड्रा किया गया है, इस वजह से मैंने इसी शक्ल में ड्रा किया ताकि आपको जो बुक की डायग्राम है उसको समझने में हेल्प मिले। तो ये फोटो सिस्टम 2 है। जो रिएक्शन हमने पढ़े थे, फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास आते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं, प्लास्टोसियानिन के पास आते हैं, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं, फेरिडॉक्सिन के पास आते हैं और NADP रिडक्टेज के पास आते हैं। वो उसको NADP में ऐड कर देता है, NADP के अंदर ऐड कर दे। लेकिन हम एक बात और डिस्कस की थी, जब फोटो सिस्टम 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कैसे किया जाता है। बेसिकली पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन का एटम निकलता है। ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये दूसरे हाफ के साथ, क्योंकि ये प्रोसेस मुसलसल जो वाटर की स्प्लिटिंग का वो हो रहा है, तो दूसरे हाफ के साथ मिलके ऑक्सीजन बनाएगा और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस फोटो सिस्टम के जरिए से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसियानिन, फोटो सिस्टम 1, फेरिडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज के पास पहुंचेगी। बाकी रह गए हाइड्रोजन आयन, वो यहाँ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगी थैलाकॉइड स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्ट्रोमा में आमतौर पे हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कम होती है क्योंकि वहाँ फोटोलाइसिस नहीं हो रही, फोटोलाइसिस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो यहाँ हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन इस ATP सिंथेज के जरिए से स्ट्रोमा में आना शुरू हो जाते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर है लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है तो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज करती है, ATP सिंथेज एक एंजाइम जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही लगा होता है, ये क्या करता है, इसके पास ADP प्लस फॉस्फेट पड़ा होता है, लेकिन इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए। अब वो जो एनर्जी हाइड्रोजन आयन के पास मौजूद है, क्योंकि वहाँ ऊपर हायर कंसंट्रेशन के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, तो जब वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएंगे तो ये अपनी एनर्जी इसको देंगे और ये इस एनर्जी से ATP बनाने का काम लेगा। तो हम स्टार्ट चौथे पॉइंट से करते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में फर्स्ट जो 3 पॉइंट उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ,
कि हाइड्रोजन आयन मूव्स डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी हमने डिस्कस किया, जब भी डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड आएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या शो करता है कि एक तरफ चीज हाई है, एक तरफ चीज लो है। डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि वो हाई से लो की तरफ आएगा थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस के जरिए से। इन स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस को एटीपी सिंथेज कहा जाता है। अब ये जो एटीपी सिंथेज है विच आर बिल्ट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लगा होता है। ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन जब होता है, क्योंकि यहाँ हाई से लो की तरफ चीज आ रही है, एनर्जी इज यूज्ड टू मेक एटीपी, वो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन नीचे की तरफ आए हैं, इनमें से कुछ हाइड्रोजन आयन, अब जब NADP रिडक्टेज NADP के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो फिर इन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके NADPH2 बना ले। तो कुछ हाइड्रोजन आयन तो यहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी जो हाइड्रोजन आयन है वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त बेहतरीन अंदाज में चलता है जब यहाँ बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो, स्ट्रोमा के अंदर बहुत कम हाइड्रोजन आयन हो, तब मूवमेंट बहुत शानदार अंदाज में होगी। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक तरफ पानी बहुत ज्यादा हो, एक तरफ पानी बहुत कम हो, तो हमेशा फ्लो काफी देर तक चलता रहता है। उसके बाद लेकिन अगर जैसे सपोज हम कहते हैं कि एक गिलास है, वो आधा है और दूसरा आधे से थोड़ा कम है, दोनों को कनेक्ट करें तो मूवमेंट थोड़े वक्त के लिए होगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, मूवमेंट रुक जाएगी। तो इस वजह से सबसे इफेक्टिव मेथड ये है कि ये जो स्ट्रोमा है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो है, अगर यहाँ हाइड्रोजन आयन आते रहे तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाए और यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम हो जाए, तो फ्लो कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगी, एटीपी बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से बेस्ट और इफेक्टिव मेथड ये है कि थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए और स्ट्रोमा के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा फ्लो हो और बहुत ज्यादा फ्लो होने की वजह से एटीपी बनता रहे। तो जो हाइड्रोजन आयन आते हैं कुछ तो इस्तेमाल हो गए NADPH2, और जो बच जाते हैं वो क्या, अब यहां थोड़े से हाइड्रोजन आयन मैं कहता हूं कि यहां आ गए, इन थोड़े से हाइड्रोजन आयन को भेज दिया जाता है वापस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाहर कंसंट्रेशन लो है, अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पंपिंग का वर्ड जब भी आएगा तो आपने आंखें बंद करके ये कहना है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। जैसे हमारे घर में वाटर पंप लगे होते हैं, अब जो हमारी मोटर्स हैं पानी वाली, उसको कभी भी हमने आप कह सकते हैं उसके लिए पंप का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को लो से हाई कंसंट्रेशन हाई हाइट पे भेज रहे होते हैं। तो पंप हमेशा उस जहां भी इस्तेमाल हो, ये एक यूनिवर्सल लॉ समझ लें कि पंप का वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा तो एक तरफ कंडीशन लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही होगी। तो अब हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो जब भी पंपिंग होगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन आयन को अंदर भेजना है ताकि अंदर हाई कंसंट्रेशन डेवलप रहे। तो उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डेवलप रखने के लिए जो हाइड्रोजन आयन अंदर भेजे जा रहे हैं तो उसकी पंपिंग हो रही है, उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी फिर इस पंपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप ये समझ लें कि हाइड्रोजन जो ऊपर गए हैं एनर्जी को लेके ऊपर गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, और जब वही हाइड्रोजन नीचे की तरफ आए तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उन्होंने किसको दी है, एटीपी को बनाने के लिए दी है, एटीपी सिंथेज को। तो पहला पॉइंट जो जहन में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है
पंप द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन थैलेकॉइड स्पेस। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आमतौर पे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है और प्लास्टोक्यूनोन है, ये पंपिंग का काम कर रहे होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ हाइड्रोजन आयन को भेज रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, पंप द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ पंप द प्रोटॉन होगा, ये सारे स्टेटमेंट ही गलत नजर आ रही है। पंप द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से क्या मुराद, हाइड्रोजन है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, के मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाएगी और भेजेगी किसमें, इन थैलेकॉइड स्पेस के अंदर, थैलेकॉइड स्पेस। और इस पंपिंग के लिए एनर्जी फॉर दिस पंपिंग, ये जो पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स कम्स, ये आती कहां से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन से आती मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव कर रहा है। यानी आप ये कहेंगे जो प्रोटॉन को पंप करके अंदर भेजा जा रहा है, ये काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही कर रही है, तो वो एनर्जी जो चाहिए इस पंपिंग के लिए वो उस इलेक्ट्रॉन से आती है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फिर उसके बाद जब चीज हायर कंसंट्रेशन में आ जाती है तो आमतौर पे हायर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल क्या है, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, के अंदर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ दो तरह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक तो फोटोलाइसिस, वो भी आप कह सकते हैं एनर्जेटिक प्रोसेस है, एनर्जी की वजह से वो चला है। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आयन मुसलसल आ रहे हैं, तो अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट। तो जब ये हाइड्रोजन आयन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस नीचे की तरफ आते हैं, तो एटीपी सिंथेस इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है एटीपी को बनाने के लिए। तो आपने अगर हम बुक की वर्डिंग फॉलो करें तो हाइड्रोजन आयन को पहले अंदर भेजा गया पंपिंग, और इस पंपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आई, अंदर हायर कंसंट्रेशन डेवलप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डाउन द कॉम्प्लेक्सेस आएंगे तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, वही एनर्जी इस्तेमाल होगी एटीपी को बनाने के लिए। तो केमियोस्मोसिस को जब हमने डिफाइन किया था वो यही है कि मूवमेंट ऑफ आयंस, हाइड्रोजन आयन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जब मूवमेंट ऑफ आयन होती है डाउन द कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहा जाता है। तो जब भी केमियोस्मोसिस होती है किसी भी जगह पे, आमतौर पे खास तौर पे जब हम फोटोसिंथेसिस की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो वो जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो फिर उससे एटीपी बनाने का फंक्शन लेती है, और ये एटीपी दोनों प्रोसेस में बनती है, साइक्लिक में भी, नॉन साइक्लिक। हालांकि एटीपी यहाँ बनती है, एक और पॉइंट जो ध्यान में रखेंगे, एटीपी से, लेकिन हम आमतौर पे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाली जगह पे। बेसिकली अगर ये पंपिंग ना होती तो एटीपी का जो बनने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं जो काम यहाँ हुआ है उसी की बुनियाद से काम यहाँ चला है, ठीक है। तो आमतौर पे हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब शो करवा रहे होते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस को भी शो करवा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसी एनर्जी को हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल करके अंदर जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज होकर एटीपी बनाएंगे। तो एटीपी बनती आगे है, लेकिन शो यहाँ की जाती है क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस चला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसी को बुनियाद बना के ही आगे एटीपी का जो बनने का प्रोसेस है उसको तेज किया जाता है। तो ये हमारा केमियोस्मोसिस का टॉपिक है, ये इंतहाई कंसेप्चुअल है, तो यानी शॉर्ट सा और थोड़ा सा गौर फिक्र के साथ सुनेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये 1 से 2 दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आ चुकी है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ केमियोस्मोसिस प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्रा करना आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।